सबसे पहली बार दिमाग में कब आया कि आपको जुडिशरी में आना है और जज बनना है? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो जज बनना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? बीएचयू तो मुझे बहुत कुछ दिया है और जो क्वेश्चन है हमारे से रिलेटेड है। कोचिंग तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन हमारे जो मित्र हैं उनके साथ मैं पढ़ा हूँ। मुझे लगता है कि दिसंबर पिछले 2022 से लेकर के अभी दिसंबर जो है उसके मई तक मैंने पूरा उनके लगातार उनके गाइडेंस में उनके साथ लगातार पढ़ा हूँ। अभिषेक सिंह जी नाम है उनका, 24th रैंक है बिहार में ही, हमारे साथ ही है वो। मेरा 42nd है, उनका 24th रैंक है। ये सोचिए कि आप अगर अपनी पीढ़ी को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि आप इस स्टेज से आ रहे हैं, ना बाप आप उस तरीके के हैं ना कोई है, तो आप चाहते कि आप अगर जिम्मेदारी लेते कि मैं एक ऐसा बेस बनाऊंगा, मैं एक ऐसा स्टैंड रखूंगा जिससे आने वाली पीढ़ी जो होगी वो उस पर प्राउड करेगी। इस तरह का विचार अगर आपके मन में आता है, आपकी सोच ऐसी है कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं अब बनाऊंगा, अभी तक किसी ने नहीं बनाया, मैं जिम्मेदारी लूँगा, मैं बनाऊँगा, मैं खुद से करूँगा। लगा का थोड़ा सा लगा था कि हाँ अब छोड़ देना चाहिए, एडवोकेसी के फील्ड में जाना चाहिए। मैंने रजिस्ट्रेशन भी उसके बाद कराया और सोचा कि ऑप्शन बी भी रखना चाहिए, लेकिन फिर वही मित्र हैं, अच्छे मित्र, वो गाइड किए कि नहीं आप अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं, आपने एक ही बार दिया है ना, आप एक ही नंबर से रुके हैं, तो अगली बार आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और उनके बाद आज सच है, मुझे मिली सफलता, उन्हीं का प्रयास है, उन्हीं का गाइडेंस है, सब उन्हीं का प्रयास। हाल ही में गया था मैं, तो उनको बहुत खुशी हुई, वो अपने बच्चों को इंस्पायर करते, देखो तुमको 3 साल जिस सर ने पढ़ाया, मैं ठान लिया था कि जब कुछ बन जाऊँगा तब उन बच्चों के पास जाऊँगा, उनको इंस्पायर करूँगा। तो गया था, काफ़ी खुशी हुई वो। नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं अर्पित केसरी सर, जिन्होंने बिहार न्यायिक परीक्षा को पहली प्रयास में ही ध्वस्त कर दिया है और ध्वस्त करके जज बन गए। सर बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया। तो कैसा रहा एक स्टूडेंट से लेकर के जज बनने तक का सफ़र? काफ़ी सही रहा है और मैंने कई सारी चीज़ें सीखी हैं इस सफ़र में, और आप बेहतर दिन पर दिन बेहतर होते जाते हैं सफ़र में। जी, सबसे पहली जब आपको सूचना मिली कि रिजल्ट हो गया है, उस समय कहाँ थे और कैसा महसूस कर रहे थे जब पहली बार सुनाई दिया? पहली बार जब सुनाई दिया, मेरे मित्र थे अभिषेक सिंह जी, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है। मैं उस समय द्वारकाधीश मंदिर में था और आरती हो रही थी, और आरती ख़त्म ही हुई थी, श्लोक चालू हो गया था, तब तक फ़ोन आ जाता है 8:13 पे कि अर्पित केसरी नाम लिखा है तुम्हारा लिस्ट में। हाँ, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता था कि मैं अपने से सर्च करूं, क्योंकि यूपी का इंटरव्यू हुआ था, 1 नंबर से रुक गया था। उस समय भी मुझे नहीं पता था, लोग ही सर्च किया, अर्पित नाम है लेकिन केसरी नहीं है, त्यागी था। तो इस बार मैं नहीं चाहता था कि खुद से देखूं, क्योंकि वो दोबारा नहीं कर पाते हैं आप। तो उन्होंने बताया और आंखें नम हो गई, ईश्वर के सामने थे इसलिए और नम हो गई, क्योंकि ईश्वर से ही जुड़े रहे हैं। उसके बाद से ही यूपी के बाद से और ज़्यादा जुड़ गए, क्योंकि उनसे बोला था कि आपका निर्णय जो भी हो, हार हो जीत हो, सब आपको समर्पित है। सर या हम लोग इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। शुरू से हम लोग चलते हैं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा रहा और कब आपने कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा ली, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन? सबसे पहले आप सर हाई स्कूल कहाँ से किए? हाई स्कूल यहीं गवर्नमेंट क्वींस इंटर कॉलेज है लोहरा के पास, वहीं से मेरी हाई स्कूल हुई है। वहाँ से मैं तो साइंस करना चाहता था, लेकिन कॉमर्स ऑप्ट किया और कॉमर्स ही वहीं से वाणिज्य की परीक्षा पास की है। हाई स्कूल, हाँ। हाई स्कूल में सर आपका मतलब कैसा परफॉर्मेंस था, या सामान्य स्टूडेंट थे या टॉपर स्टूडेंट थे? नहीं, वहाँ पे मेरे ओवरऑल जो वाणिज्य के क्षेत्र में वहाँ के जो स्टूडेंट थे, उसमें मेरा 3rd रैंक था पूरे स्कूल में। तो अच्छे ही छात्र रहे हैं, शुरू से पढ़ाए हैं, क्योंकि जानते थे कि घर की स्थितियाँ अलग तरीके से थी और जिम्मेदारियाँ थी, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहना पड़ेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी था। सर उसके बाद ग्रेजुएशन का कैसा सफ़र हुआ? ग्रेजुएशन तो मैंने 11th-12th तो मैं स्कूल गया ही नहीं, और 3 महीने पहले मैंने अपना कार्य जो था जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ से कार्य छोड़ा, बोनस लिया और फिर 3 महीने जम करके पढ़े। वहाँ हमारे मित्र हैं, 5 मित्र थे, साथ में 3 महीने पढ़े और उनको पढ़ाया मैंने, पाँचों के पाँचों पास, और मैं भी पास, अच्छे नंबरों से मैं उत्तीर्ण हुआ। ग्रेजुएशन नहीं सर, इंटर की पढ़ाई मतलब कि आप लोग ग्रुप में स्कूल नहीं गए और ग्रुप में ही पढ़ाई करके? हाँ,
मैंने अच्छा नंबर से पास किया। उस समय भी मेरा काफ़ी अच्छा नंबर था, 80% आया था। जो कंसिस्टेंसी थी 82.5% जो हाई स्कूल में थी, उसी को बरकरार रखना चाहता था, इसलिए उस समय भी मैं चाहता था कि अच्छे नंबर से पास हूँ। सबसे पहली बार दिमाग में कब आया कि आपको जुडिशियरी में आना है और जज बनना है? मेरे सर थे, जब मैं कॉमर्स फैकल्टी में था, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, बीकॉम। बीएचयू। हाँ, बीएचयू से। तो वहाँ पे एक मोहम्मद अंसारी सर थे। उससे पहले कॉमर्स के कमर्शियल लॉ के कुछ पेपर्स होते हैं वहाँ पे, जिसमें मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया गया और वहाँ पे मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। उन्होंने फिर एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया, आईपीएस के बारे में बताया। बताया कि जज जो होता है उससे ज़्यादा हायर अथॉरिटी होता है। तो उन्होंने बताया, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं एमबीए के लिए एंट्रेंस के लिए दिया, एमकॉम दिया और लास्ट में एलएलबी का भरा था कि हाँ, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन उस दौरान एसएससी में कई सारे हर्डल्स हो रहे थे। एक तो एक्सट्रीम फेज पे अच्छी तैयारी चल रही थी, लेकिन पेपर मैंने टायर 1 दिया, क्वालिफाई भी किया, लेकिन अच्छे से हो नहीं पाया और उसको डिसकंटिन्यू करके हुए मैं एलएलबी की फॉर्म भरा और एलएलबी भी निकाला, एमकॉम भी निकाला और एमबीए भी निकाला। तीनों परीक्षाएं अच्छे से पास किया। लेकिन अल्टीमेटली मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना था जिसकी फ़ीस एलएलबी की कम थी, इसीलिए मैंने एलएलबी ऑप्ट किया। और डे 1 से ही, उसी दिन से मैं ठान लिया था कि जुडिशरी ही करना है। जुडिशियरी ही करना है, यानी कि जो आपका ये फाइनल अभी जुडिशियरी आप बन चुके हैं, जज बन चुके हैं, इसका लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया वो ग्रेजुएशन में आकर के हुआ। उससे पहले क्या, उससे पहले क्या लक्ष्य था? उसके पहले लक्ष्य था कि सीए बनना है। और क्योंकि सीए की पढ़ाई के लिए पैसे काफ़ी चाहिए होते, कोचिंग आपको करना ही पड़ता है, आपको मजबूरी है। सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, लेकिन पढ़ाई तो चाहिए, पैसे तो लगना ही है। आसान हो जाती हैं चीज़ें और अच्छे से कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। तो यहाँ पे जजेस फैक्ट्री भी कहा जाता है और बोला जाता है कि यहाँ पे इस तरीके से प्रिपरेशन करा देते हैं कि आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो 2500 रुपये फ़ीस है यहाँ पे। आराम से एलएलबी की परीक्षा में, एलएलबी का जो कोर्स है उस तरह का करिकुलम भी रहता है जजेस के लिए, जो यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, सारे सिलेबस कवर होते हैं। इसीलिए मैंने यही ऑप्ट किया कि यही बेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपके स्कूल बोला जाता है जो कि 9 से 4 तक क्लास चलती हैं, तो इस तरीके की पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो इसीलिए मैंने यहीं पे ज्वाइनिंग ली और प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अच्छा, जजेस फैक्ट्री बीएचयू का फिर फीस जो मात्र 2500 है? हाँ, 2300 या 2800 है, यही है अप्रोक्सीमेट 3000 मान लीजिए। 3000? हाँ हाँ। और एक सेमेस्टर, एक साल की है। एक साल की, यानी कि 3000, 3, 6, 3, 9, 9,000। 9000 में अगर कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले रहा है बीएचयू में, तो 9000 ये खर्च हुआ। और हॉस्टल वगैरह का कैसे क्या खर्च आता है सर? हॉस्टल का तो मुझे जानकारी नहीं, मैं तो यहीं का हूँ, बनारस का हूँ, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, लगभग मतलब कि औसतन 10,000 रुपये मान लीजिए, क्योंकि रहने का है बनारस में, सस्ती जगह है बनारस, कोई उतना इशू नहीं है। 3,000-2,500 में कमरे मिल जाते हैं और आप आराम से रह सकते हैं। 5,000 रुपये महीने लग जाते हैं, क्योंकि आपको खाना पीना रहता है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं और भी चीज़ें रहती हैं। आपने जैसा कि बताया कि एसएससी का भी तैयारी कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 4 साल 5 साल लगातार उस सेक्टर में काम करते रहते हैं और उनको असफलता मिलती है। कई कारणें होती हैं, आदमी वो एग्ज़ाम के टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो क्या उन बच्चों को, अगर 4 साल 5 साल वो तैयारी कर लिए हैं, तो एक ऑप्शन के रूप में इस साइड आना चाहिए, जज के जो जजेस फैक्ट्री है बीएचयू, उसका प्रिपरेशन करके यहाँ पे इनरोल्ड होना चाहिए? मुझे लगता है कि लॉ हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आपको वो सिखाता है कि कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को लॉ कभी ना कभी करना चाहिए, चाहे किसी भी जीवन के किसी भी पहलू में हो, वो लॉ ज़रूर करे। क्योंकि आपको सारे सोसाइटल एस्पेक्ट के बारे में बता देता है, आपको कैसे किसी के बिहेवियर जज करना है या अपने कंडक्ट को कैसे सोसाइटी में रिप्रेजेंट करना है, और कानून की जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है लॉ पढ़ना, मुझे जहाँ तक लगता है हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो यानी कि जो जजेस फैक्ट्री बीएचयू से है, या 9000 रुपये और वो, और आपको जो रहने खाने का खर्च हुआ, यानी कि मध्यम परिवार के जो बच्चे हैं, अगर बीएचयू में इनरोल्ड हो जाते हैं एलएलबी के लिए, तो उनके लिए काफ़ी रास्ता आसान हो जाएगा हाँ, सर। काफ़ी रास्ता आसान हो। केवल जुडिशरी ही नहीं है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी निकलता है, लॉ असिस्टेंट का भी निकलता है। अभी हाल ही में हमारा दोस्त है आनंद शॉ करके, उसका झारखंड में लॉ ऑफिसर के पोस्ट पे डेजिग्नेट हुआ, और एक दोस्त है असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है। तो कई सारे मित्र हैं जो कार्य कर रहे हैं, हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो लगातार अगर आप लगे रहेंगे तो आपको निश्चित ही है सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके लिए आपने कितना देर पढ़ाई किया था रेगुलर?
देखिए, जो क्लासेस थी तो मैं अटेंड करता था। कोरोना काल में 1.5 साल चले गए हैं, लेकिन उसके पहले जो क्लासेस थी वो चलती रहीं। कोरोना काल में भी मैं अपना जो सब्जेक्ट था, जो कोर सब्जेक्ट थे, जी। सीपीसी, सीआरपीसी, वो पढ़ता रहा। टीपीए, ये सब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और पढ़िए। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए पढ़िए। ये नहीं लेना है कि हाँ ये कंप्लीट ही करना है। कभी आपको 60% मिलेगा, कभी 80% मिलेगा, कभी 0% भी मिल सकता है। तो एक दिन नहीं पढ़ा तो, लेकिन आप अपने आप से रोज़ सवाल करिए कि मैंने आज क्या इन्हेंस किया, कुछ पॉइंट एडिशन किया कि नहीं किया। तो वो आपको ज़रूरी है। आपको रात को सोचना, जब भी आप सो रहे हैं, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो ज़रूरी है। सर एक और सवाल मैं लूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नीट की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी में, इंजीनियरिंग की तैयारी में काफ़ी समय लगा देते हैं, फिर भी उनको उधर असफलता हो मिलती है। तो क्या वो इधर आ सकते हैं? उनके लिए ये कितना बेहतर ऑप्शन होगा? अगर नीट की प्रिपरेशन करें तो नीट से भी मेडिकल लॉज भी हैं, होते हैं यहाँ जी। पे, कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। क्योंकि लॉ जो है हर ह्यूमन एस्पेक्ट के एक एक एलिमेंट को कवर करता है। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, प्रीनेटल एक्ट है, कुछ उससे रिलेटेड एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो आप उसको भी इसमें, क्योंकि लॉ हर एस्पेक्ट को डील करता है, चाहे आपका मेडिकल फील्ड हो, चाहे आपका साइंस फील्ड हो, एवरी एस्पेक्ट को डील करता है लॉ। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे भी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फॉरेंसिक, फॉरेन जो एक्सपर्ट होते हैं, फॉरेंसिक जी। लॉ होते हैं, उसमें भी आप डील कर सकते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं लॉ के। तो कोई इशू नहीं होगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं। इस फील्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सर एक हमारा ये सवाल होगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, सीजीएल का, और वो वहाँ पे असफल हो रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? असफलता मतलब आप एक बहुत बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आपने काफ़ी संघर्ष किया है, तो क्या उनको सुधार करना चाहिए? किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैंने तो एसएससी की तैयारी की है। मैंने 2017 से ज्वाइनिंग लिया था। मैं बैंकिंग करना चाहता था, लेकिन मेरा मित्र एसएससी की ओर ले गया, कहा कि यहाँ ग्रेड अच्छी है, पैसा अच्छा है, इनकम टैक्स ऑफिसर सुन के ही अच्छा लगता है कि जी, इनकम हाँ, टैक्स हाँ। ऑफिसर हो गए आप। और सीएजी की पोस्ट होती है कि आपको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के अंडर में काम करना पड़ता है। अभी मेरा एक दोस्त है जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है अकाउंटेंट के पोस्ट पे। तो और बीकॉम की हैं, तो अकाउंटेंट के पोस्ट पे आप अगर रहते तो आपके लिए गर्व की बात होती है कि हाँ एक्चुअल में अकाउंटेंट, मैंने जो काउंट किया वो एक्चुअल में बन गया और वो कर रहा हूँ, और किसी गवर्नमेंट के लिए कर रहा हूँ, तो अच्छा लगता है। तो एसएससी में अगर जिस उस तरह का नहीं प्रोसीजर सही चल रहा है, तो आप लगे रहिए उसमें। लगे रहेंगे तो हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा। मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, मेरा 10 नंबर से ही लास्ट रुका था, नहीं तो नहीं रुकता। अगर मैं कंटिन्यू करता तो हो जाता। लगे रहिए, प्रयास ज़रूर मिलेगा, सफल ज़रूर होंगे आप। सफलता ज़रूर मिलेगी। सर आपने जो तैयारी किया, अ, किस प्रकार की तैयारी आप किए थे? कैसा मतलब कितनी देर स्टडी करना पड़ता था? कोई कोचिंग वगैरह लिए थे या सेल्फ स्टडी से ही हो गया था? कोचिंग तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन हमारे जो मित्र हैं उनके साथ मैं पढ़ा हूँ। मुझे लगता है कि दिसंबर पिछले 2022 से लेकर के अभी दिसंबर जो है उसके अच्छा हो गया। मई तक मैंने पूरा उनके लगातार उनके गाइडेंस में उनके साथ लगातार पढ़ा हूँ। अभिषेक सिंह जी नाम है उनका, जी। 24th रैंक है। बिहार में ही हमारे साथ ही है अच्छा, वो। साथ ही मेरा में। 42nd है, उनका 24th रैंक है। तो उनके साथ ही पढ़ा, उनके साथ ही गाइडेंस में मैं अपने एलएलएम भी उनकी गाइडेंस में किया। लगातार कई सारे मित्र हैं, आनंद सिंह जी हैं और शिवेन जी हैं और संजीव जी हैं, कई सारे मित्र हैं जी। जो हमारे सपोर्ट में हैं। उनसे मैंने कई सारी चीज़ें सीखी और लगातार उन्हीं लोग के गाइडेंस में हमारा जो ग्रुप है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और हमेशा आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। अच्छा सर, सफलता की राह में मित्रता को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सफलता की राह है, आपको लगेगी इसका जो प्रोसेस है, जर्नी है, बहुत टिपिकल है, हेक्टिक है। आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं जी। और लगता है कि आप छोड़ दिया जाए। लेकिन मित्र जो है ना, हमेशा आपको उस माहौल में कभी जाने नहीं देंगे। आप डिप्रेशन की एक स्टेज पे भी आएंगे तो मित्र उसमें हंसाएंगे, रुलाएंगे, मजाक करेंगे, आपकी चिढ़ाएंगे। तो मित्र बहुत ज़रूरी है और अच्छे मित्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस जर्नी में। अच्छे मित्रों का सिलेक्शन कैसे करें? अच्छे मित्र का सिलेक्शन किया है कि आप
अब सबसे पहले तो आप अच्छे होने चाहिए, सबसे पहली बात ये है, क्योंकि अगर आप अच्छे होंगे तो ईश्वर आपको अच्छे ही मित्र देंगे। अच्छे हैं। और उनके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, आपको देख, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं। आप ट्रिगर क्या करते हैं आपके ऊपर है, आप उनकी अच्छाई को ट्रिगर करते हैं कि बुराई को ट्रिगर करते हैं, उसमें आपके अंदर कला होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया सर ने बताया। सर आप क्या कभी ऐसा लाइफ में मोमेंट आया तैयारी करते दौरान कि हमने जो फैसला लिया है जज बनने का, वो शायद मतलब कि गलत ले लिया है, या हमसे नहीं हो पाएगा, या छोड़ दें, काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, काफ़ी मतलब कठिन काम है, कभी ऐसा महसूस हुआ? यूपी के बाद मेरे को लगा था कुछ कि अगर इंटरव्यू 1 नंबर से रुक गया, क्या मैं इंटरव्यू देने लायक भी नहीं हूँ। 100 नंबर का इंटरव्यू था, 47 नंबर, जबकि 45 नंबर और 40 नंबर मिनिमम होते हैं। तो मुझे लगा कि क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि इंटरव्यू, मतलब सामाजिकता मेरे अंदर नहीं है। इस सवाल खड़ा हुआ था कि हम समाज में किस तरह से व्यवहार करने लायक ही नहीं है। तो उस समय लगा का थोड़ा सा लगा था कि हाँ, अब छोड़ देना चाहिए, एडवोकेसी के फील्ड में जाना चाहिए। मैंने रजिस्ट्रेशन भी उसके बाद कराया और सोचा कि ऑप्शन बी भी रखना चाहिए, लेकिन फिर वही मित्र हैं, अच्छे मित्र, वो गाइड किए कि नहीं, आप अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं, आपने एक ही बार दिया है ना, हाँ। आप एक ही नंबर से रुके हैं, तो अगली बार आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और उनके बाद आज सच है, मुझे मिली सफलता, उन्हीं का प्रयास है, उन्हीं का गाइडेंस है, सब उन्हीं का प्यार है। तो लाइफ में जब भी बड़ा अगर गोल लेकर के व्यक्ति चल रहा है, तो ये ऐसी घटनाएँ आए उस समय विचलित नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, विचलित नहीं होना चाहिए, आपको एक ही गोल रखना है, कोई बैकअप प्लान नहीं करना है। सोचना है कि हमेशा बड़ा सोचिए, क्योंकि आपको सोचने में कभी पैसे नहीं लगते पैसे हैं। नहीं लगते। हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि आपको सोचना है, ऐसा सोचना है, अपने बारे में ऐसा सोचना है, क्योंकि पूरी दुनिया आपके बारे में गलत सोच रही है। आपको अपने बारे में हमेशा सही सोचना है और ऊंचा सोचना है, जितना ऊंचा सोच सकते हो उतना ऊंचा सोइए। मजाक बनाएंगे लोग, बताना नहीं है आपको, आप अपने बारे में अपने आप से कहते रहिए कि हम ऊंचा सोचेंगे, ऊंचा करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और एक दिन अवश्य ऊंचा व्यक्ति कर लेता है। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका जो पहला मतलब जज बनने का दिमाग में क्लिक किया वो बीएचयू में था। तो जो बड़ी सोच की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा किस प्रकार व्यक्ति मतलब जो सामान्य स्टूडेंट है वो अपना परिस्थिति बनाए कि वो बड़ी चीज़ें सोच सके? क्या उसके लिए बड़ी मतलब नोवेल वगैरह पढ़ना पड़ेगा, या किस प्रकार की वो अपना तार्किक विकास कर सके? तार्किक विकास इस तरह की, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी घर की स्थिति जान रहे हैं, कि अब ये सोचिए कि आप अगर अपनी पीढ़ी को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि आप इस स्टेज से आ रहे हैं, ना बाप बाप उस तरीके के हैं, ना कोई है, तो आप चाहते हैं कि आप अगर जिम्मेदारी लेते कि मैं एक ऐसा बेस बनाऊंगा, मैं एक ऐसा स्टैंड रखूंगा जिससे आने वाली पीढ़ी जो होगी वो उस पर प्राउड करेगी। इस तरह का विचार अगर आपके मन में आता है, आपकी सोच ऐसी है कि हाँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं अब बनाऊंगा, अभी तक किसी ने नहीं बनाया, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं खुद से करूंगा, ताकि आने वाले लोग, तभी मैं कुछ करूंगा डिसीजन जीवन में। अब बाकी जो भी पहलू है, शादी ब्याह, किसी के घर जाना आना, ये आप स्वयं जिम्मेदारी लीजिए, इससे आपको विचार आएगा कि कैसे बड़े बड़े विचार करें। बड़ी विचारें करें और अपना जो सोच है उसको बढ़ाएं, क्योंकि सर ने बताया सोचने के लिए आपको पैसा नहीं लगता। और सर अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे कि आपने जो एग्ज़ाम पास किया उसमें कुछ सवाल जो बहुत इजी हो, आपको जो अभी दिमाग में क्लिक कर रहा हो, कैसे कैसे सवाल, कितना इजी सवाल आता है, कुछ इजी प्री सवाल? प्री मेंस इंटरव्यू 3 फेज होता है। जी। पहले तो पैटर्न अलग था, लेकिन अब बिटवीन द लाइंस पूछता है। बेयर एक्ट के जो बिटवीन द लाइंस हैं, उसमें अब जाके डीप में पूछने लगा, कि छिछला क्वेश्चन अब नहीं पूछता वो, अच्छा। बड़े बड़े क्वेश्चन बनाता है, तार्किक क्वेश्चन बनाता है। बेयर एक्ट के बिटवीन द लाइंस जाता है। तो प्री के लिए तो आपको बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेंस में है वही है, स्टार क्वेश्चंस हैं। स्टार क्वेश्चंस के अलावा भी अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, उसके लिए अपडेटेड रहना पड़ेगा। और इंटरव्यू का क्या है, इंटरव्यू का कुछ नहीं है, आपको अपडेट रहिए, लीगल अपडेट रहिए, जो आपने मेंस में पढ़ा, प्री में पढ़ा और एलएलबी लेवल पे पढ़ा, अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा आपका। आपसे सर इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा गया था? इक्विटी और इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, और बनारस के थे तो बनारस के बारे में भी पूछा गया कि बनारस के कौन कौन से घाट आपने विजिट किए हैं। मैंने बताया कि हाँ, दशाश्वमेध घाट है, नमो घाट है, अस्सी घाट है। और कई सारे इक्विटी के क्वेश्चन थे कि इक्विटी क्या है, इक्विटी कोर्ट्स क्या हैं, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या अंतर है, डैमेज इंजरियस साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजरी, टॉर्ट से क्वेश्चन था।
जी। बस। और एक पॉलिटी की बुक लेके बैठे थे लक्ष्मीकांत की, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ रहे थे वो कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं, कैसे एक बिल पास होता है, बिहार में कैसे बिल पास होगा, उसके नियम बताइए। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और इंटरव्यू में क्या कुछ ऐसा भी सवाल पूछा गया था जिसका आप जवाब नहीं दे पाए होंगे? ऐसा कोई नहीं है कि जो जवाब सारे क्वेश्चन का दे पाएँ, जी। क्योंकि उनका भी एक डिग्निटी होता है। वो भी चाहते हैं कि आप सारे क्वेश्चन का जवाब ना दें, उनकी भी गरिमा बनी रहे। आप इतने बड़े ज्ञानी तो हो नहीं गए हैं। जी, जी। हाई कोर्ट के जजेस बैठे हैं, ऑनरेबल जजेस बैठे हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी आपको चाहेंगे कि आप उनसे नीचे ही रहें। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता, लेकिन उनकी गरिमा बनी रहे, ऐसा होता है। तो आपको सॉरी भी बोलना चाहिए, इसमें गलत नहीं है कुछ। उस फेज को मतलब कैसे आपने निकाला? हँस करके और सॉरी? नहीं, पहले तो आपका माइंडसेट होना चाहिए। इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं तो वो जो कुर्सी है आपकी है। आपको जब तक कहा ना जाए, जाने से पहले आराम से चिल से बैठे रहिए। सॉरी बोलना है, सॉरी बोलिए, अच्छे से पास करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर उसमें भी सॉरी बोलना है तो उसमें भी सॉरी बोलिए। आराम से बैठे रहिए, आप कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन जितने भी पूछे जा रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो बोलिए, नहीं आ रहे तो सॉरी बोलिए, और आराम से बैठे रहिए। उसमें टेंशन नहीं लेना है कि अगर जल्दी से भागना है हमें, जल्दीबाजी नहीं करना है। आराम से चिल होके कूल काम कंपोज तरीके से बैठे रहिए। क्योंकि मतलब कि आपने 2 एग्ज़ाम पास किए हैं तब आपको वो कुर्सी दिया गया है। वो हाँ, कुर्सी भी एक अपने आप में वो कुर्सी की भी गरिमा है। गरिमा आप है। जाएंगे तो एक्चुअल में आपको उसी कुर्सी पे बैठना है, उस कुर्सी पे नहीं, लेकिन उस डेजिग्नेटेड पोस्ट पे बैठना है। तो उसको फील करिए, उसको प्राउड करिए, उसको चेरिश करिए आप, कि हाँ हम उस लायक हैं। उस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए, अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। जी। और आप सफलता का श्रेय सर किसे देना चाहते हैं? बहुत देखिए, सफलता का श्रेय अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन को दिया जाए तो कई सारे मित्र हैं, कई सारे रिश्तेदार हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। तो कई सारे बड़े पत्थर हैं और कई सारे छोटे पत्थर हैं। तो उन पत्थरों से ही मिल कर के मेरा सफलता का श्रेय मैं देना चाहूँगा। नॉलेज के क्षेत्र में हमारे मित्र हैं अभिषेक सिंह जी, जो मुझे लगातार गाइड करते आए हैं। मुझे लगता है कि आगे भी उन्हीं से मैं सलाह देता रहूँगा। और आप हमेशा नॉलेज में, ज़रूरी नहीं है कि आप हायर अथॉरिटी जज बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ जान गए आप। हमेशा नॉलेज आपको सीखना चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप हमेशा सीखने की चाह रखते रहें। और मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि हमेशा वो नहीं सब कुछ जानता। हाँ, जानता है, जितना जानता है वो जानता है, लेकिन आगे सीखते रहना चाहिए। ये मनुष्य का जीवन होना चाहिए, हमेशा परफेक्शन की ओर बढ़े। तो मैं पहला नॉलेज के क्षेत्र में तो उनको ना, माता पिता का बहुत साथ है, भाई का मेरे साथ है। मेरे भाई ने मुझे संभाला है, मेरी दीदी ने मुझे संभाला, मामा मामी ने संभाला है। और मित्र तो हैं ही, कई सारे अलग अलग रिश्तेदार भी हैं, दादा हैं, दादी हैं। सबको उस ईश्वर तो सबसे बड़े हैं यहाँ पे। महादेव की जो कृपा है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। भक्ति से जुड़े रहें, उसी से आपको शक्ति मिलेगी। भक्ति से ही शक्ति मिलेगी। जी जी जी। सर एक सवाल मैं लूँगा, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो जज बनना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? जज बनना चाहिए तो पहले आपका मेंटल सेटअप होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको ना करने के हज़ार बहाने मिलेंगे, करने के लिए बस एक बहाना चाहिए। तो उस एक बहाने को पकड़ें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसी की ओर बढ़ जाएं। क्योंकि एक लाइन मैंने पढ़ा था अपने स्कूल में, ना रितेश शांत से सख्याय दवा। मतलब जो अपनी मदद नहीं करता, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। तो आप अपनी मदद करें, खुद की मदद करें और उस राह पे निकल जाएं। देखिए आपके रास्ते आराम से बनने लगेंगे, ईश्वर बनाने लगेगा। तो आप निकलिए। बीएचयू का माहौल कैसा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं। क्या उनके लिए बीएचयू एक बेहतर प्लेस होगा? अगर यहाँ पे वो आ जाते तो उनका राह बहुत आसान हो जाएगा। जी, बीएचयू तो मुझे बहुत कुछ दिया है, और जो क्वेश्चन है हमारे से रिलेटेड है। तो उस तरह की स्थिति परिस्थिति नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है बीएचयू ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और मैं बहुत ऋणी हूँ इस बीएचयू का, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो ये जर्नी है ना, उस जर्नी का जो प्लेटफॉर्म है, इसी ने मुझे दिया है। ये जो ट्रेन पकड़ी है मैंने बीएचयू की, 7 साल 8 साल हो गए बीएचयू से जुड़े हुए। कई सारे अच्छे मित्र बने, कई सारे अच्छे प्रोफेसर मिले जो आज भी मुझे इंस्पायर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीएचयू अभी भी अच्छा काम कर रहा है, आगे भी अच्छा काम करेंगे। जो मालवीय जी का जो सपना है, जो मालवीय जी की आकांक्षाएं हैं, वो पूरी होती रहेंगी और आगे भी होती रहेंगी। जिस तरह अभी हो रही हैं, मैंने किया, कई और छात्र कर रहे हैं, आगे भी होती रहेगी। उनकी दूरदर्शिता, काफ़ी दूरदर्शी सोच थी, वो हमेशा बनी रहेगी। सर एक मैं गार्जियन की तरफ से सवाल लूँगा कि जो गार्जियन अपने बच्चे को जज बनाना चाह रहे हैं
यानी कि उनका बच्चा मतलब कि 8-9 क्लास में है, अगर वो जज बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो उनको क्या करना चाहिए? जज बनाना चाहते तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका माहौल घर का क्या है। जैसे कि बच्चा का भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना, आप तो हाँ। बनाना चाहते हैं लेकिन बच्चा बनना चाहता है कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आप किसी को फोर्स मत करिए कि हाँ आप ये करिए, क्योंकि बच्चा दिन पर दिन बड़ा होता है तो उसको खुद समझ आने लगता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ आप एक दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। तो आप उसको भी खुलने दें, वो भी पढ़े, वो भी आगे बढ़े, अपनी सोच से आगे बढ़े। हाँ उसको गाइडेंस दीजिए लेकिन फोर्स मत करिए। तो अगर आपका बच्चा अगर करना चाहता है तो हाँ BLLB से आप स्टार्ट कर सकते हैं। BCom LLB भी होता है, BLLB BCom LLB कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आता है तो खुद ऐसा परिवेश मिल जाता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ इस फील्ड में ये है। लॉ ऑफिसर भी बन सकते हैं आप, जुडिशरी में भी जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में भी जा सकते हैं, और प्रोफेसर भी बन सकते हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं आगे तक। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाल करके दिया और बहुत सारे हम लोगों ने मुद्दों पे बात किया कि किस प्रकार कोई व्यक्ति जज बन सकता है या अपने बेटे बिटिया को जज बना सकता है, और बहुत ही मतलब सस्ते में। कहीं ना कहीं आर्थिक चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत अगर ज़्यादा मेडिकल का मेरे तैयारी मेरे लोग करते मेरे हैं। लिए तो सर तो मेडिकल सबसे जी पहले आप उनको बताया कि MBA 50,000 फीस थी, मैं नहीं दे पाया क्योंकि वो भी प्रोफेशनल कोर्स था। मैंने इसीलिए ऑप्ट किया कि हाँ LLB करना चाहिए। हाँ लॉ करके आप पढ़ाई कर लीजिए, CA वाली, प्रोफेशनल CA एडवोकेट बन जाइए, उससे भी कर सकते हैं आप, सारे टैक्स मैटर्स देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आया था यहाँ पे कि हाँ CA की पढ़ाई कर लूँगा और एडवोकेट बन जाऊँगा तो उसके CA की काम हो जाएगा। मोहर तो वही लगना है, काम तो वही करना है, पढ़ाई वही काम देगी। तो इसलिए तो आर्थिक स्थिति वाला जो आपने बात कही वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति से जो मतलब थोड़ा सा कमजोर है उनके लिए जज बनना, अगर इस रास्ते में आते हैं तो आर्थिक बाधा नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा। और इरादे मजबूत होने चाहिए आपको। आर्थिक स्थिति को खुद भी सोचना चाहिए कि मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, पढ़ाई करते करते आप पढ़ा भी सकते हैं, उससे भी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि पढ़ाने में आजकल पैसे अच्छे खासे मिल जा रहे हैं। मैंने भी कई पढ़ाया है, कई बच्चों को पढ़ाया है, आज भी जाते हैं मिलते हैं तो प्राउड होता है कि हाँ सर जिन्होंने मुझे पढ़ाया आज वो जज बन गए। अभी हाल ही में गया था मैं, तो उनको बहुत खुशी हुई, वो अपने बच्चों को इंस्पायर करते, देखो तुमको 3 साल जिस सर ने पढ़ाया, मैं ठान लिया था कि जब कुछ बन जाऊँगा तब उन बच्चों के पास जाऊँगा, उनको इंस्पायर करूँगा। तो गया था, काफ़ी खुशी हुई वो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों के पास पहुंच रही है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा उन साथियों के साथ में जो जज बनना चाहते हैं, और उन लोगों के साथ में जो एक बड़ी सफल लक्ष्य को लेकर के असफलता जब उन्हें हाथ लगती है तो काफ़ी निराश हो जाते हैं। उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको ये बहुत मदद करने वाला वीडियो है। नमस्कार, जय हिंद।